Hello everyone, starting with part 2 of unit 2. Okay, इसमें लिखा नहीं है unit 2, but yeah, it's unit 2. Okay, और उसका भी part 2, built-in operators and functions. इस specific वीडियो में हम built-in operators and functions के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, operators के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया था. जो operations करते हैं उनको operators कहते हैं और जिन पे operation होता है उनको ऑपरेंड कहते हैं. ठीक है, अब कंसोल बिल्ड इनपुट आउटपुट, ये आईओ जो है इसको इनपुट आउटपुट कहते हैं एंड रिलेटेड बिल्ड इन आईओ फंक्शंस. इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है? These function allow us to receive input from the input devices like keyboard and provide output to the output device like the visual display unit. तो कंसोल इनपुट फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन हमें अलाउ करता है अपना इनपुट कीबोर्ड को अपना इनपुट कंप्यूटर को देने में. किसके हेल्प से? कीबोर्ड की हेल्प से. और हमें आउटपुट दिखाने में, हमने इनपुट दिया है, कोई कमांड दी होगी, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट भी तो देगा. तो यही कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है वो इसी के लिए यूज किए जाते हैं, इनपुट दिए जाने के लिए और आउटपुट दिखाए जाने के लिए. नाउ फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन, दीज फंक्शन अलाउ अस टू एक्सेस द हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट. फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शंस हैं ये कहीं तो स्टोर होंगे, किसी फाइल में स्टोर होंगे. जो फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो हमें उस फाइल को एक्सेस करने का फंक्शन प्रोवाइड करता है. हमें ये प्रिविलेज देता है कि हाँ आप आओ, इस वाली फाइल को यूज करो और इसमें जो कमांड्स हैं, इसमें जो फंक्शंस हैं, आप उनको इजीली यूज कर सकते हैं. जनरली कीबोर्ड इज ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर इज ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस. ठीक है, formatted input output functions. Now printf function, ये कुछ functions हैं input output के जो formatted हैं, यानी कि ये use ही होते हैं. Okay, now printf function, this function is used to print display values of the variables using standard output device such as monitor. printf जो ये function है ना, इस printf के अंदर यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे वो easily आपकी display पे print हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये आपको आउटपुट शो कराने के लिए, प्रिंटफ जो फंक्शन है वो आपको क्या शो कराने के लिए? आउटपुट शो कराने के लिए. ये देखिए ना, प्रिंटफ ये आपको इस तरीके से कॉमाज में लिखना है और लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है. तो दिस लाइन प्रिंट सी लैंग्वेज इन आउटपुट विंडो. ये जो लाइन है ना, इतनी लाइन, ये इस सी लैंग्वेज को आपकी आउटपुट विंडो पे प्रिंट करवा देगी. ठीक है ना, फॉर प्रिंटिंग वेरिएबल वैल्यू along with text we have a format printf sum %d and sum. ओके, यहाँ पे ये हमें क्या बताना है? आपको वेरिएबल के साथ साथ उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवानी है. ठीक है ना, आपने पहले सम की वैल्यू ऊपर डिक्लेयर कर दी कि सम इज इक्वल टू 10, है ना, बस इतना ही लिखना है, सम इज इक्वल टू 10. फिर नीचे आप लिखिए printf इस तरीके से कॉमाज में, इस तरीके से लिखिए %d और सम. ये जो यहाँ पे आपने सम लिखा है ना, ये इसको ये बता रहा है कि इसको सम %d में ये वाला सम प्रिंट करवाना है. अगर आप यहाँ पे a लिखते तो ये a प्रिंट करवाता, वेदर आपने सम कुछ भी ऊपर गिवन हो. ओके, आपने सम कुछ भी लिखा है पर लेकिन अगर आपने यहाँ पे a लिखा है ना, तो वो यहाँ पे प्रिंट जो करवाएगा वो सम प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि वो इसको जानता ही नहीं है कि इसका क्या मतलब है. वो सिर्फ इसको जानता है कि इसका क्या मतलब है, वो इसको बस इतना, इसको पढ़ता भी नहीं है. जो ये जो ब्रेसेस होता है ना, इनको वो पढ़ता नहीं है. इसके अंदर की जो वैल्यूज है ना, जो %d करके होते हैं, बस उन्हें देखता है कि अच्छा यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है हमको, बस इतना ही देखता है. बाकी आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, उसको डजंट मैटर्स. ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर एज %d which stands for integer data and it shall print the sum in integer format. ओके, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी कि इसका फॉर्मेट जो है वो यही होगा. जो सम है उसका जो फॉर्मेट है वो %d होगा. %d हम इंटीजर के लिए यूज करते हैं. तो अब हम अपने कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि आप जो सम है जो प्रिंट करेंगे उसका जो फॉर्मेट है दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप. scanf allows you to accept input from user put in by keyboard. ओके, scanf जो होता है वो इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है. ओके, अब जो आप इनपुट कीबोर्ड से देंगे उसको देने के लिए भी तो कुछ फंक्शन होना चाहिए ना. printf आपको प्रिंट करवाने के लिए होता है. printf कर्ली ब्रेसेस में, सॉरी ब्रैकेट में आप जो लिखेंगे
वो आपको हूबहू आउटपुट पे दिख जाएगा। और स्कैन एफ में जब आप वैल्यू डालेंगे तो वो आपको खुद से डालनी होगी। द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्कैन एफ लुक्स लाइक दिस। scanf %d, a। ओके, अब जब ये scanf %d, a आएगा ना, और जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू डालेंगे वो एक ही वैल्यू होगी, वो वैल्यू एक ही होगी जो आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे। द प्रोग्राम विल रीड इन एन integer value that the user enters on the keyboard. %d is for integer, as is printf. So a must be declared as an int and place that value into a, and this value is first declared in the program. समझ आया? जो प्रोग्राम है वो इसको इंटीजर वैल्यू की तरह पढ़ेगा, और जो यूजर है वो उसको कीबोर्ड से डालता है। ओके, यूजर उसको कीबोर्ड से डालेगा। जो स्कैनएफ की वैल्यूज होते हैं वो यूजर डालता है कीबोर्ड से। ओके, और जो ए वैल्यू है वो आपकी पहले से डिक्लेयर होनी चाहिए। ए जो है, आप इसको, इस वाले ए को आप प्रोग्राम में केवल तभी यूज कर सकते हैं जब आपने उसको पहले से डिक्लेयर किया हो। क्योंकि आई नो आप लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि अभी तक एक ही प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया है ना। हाँ, कोई बात नहीं है, अभी बीच में ना एक प्रोग्राम की क्लास लेके आएंगे अच्छे से, आपको जब समझ आएगा। ठीक है, अभी स्कैनएफ ये सब क्या है, किस लिए यूज होता है, बस इनको देख लीजिए। % is used for int and f for float। float यानी कि डेसिमल पॉइंट्स, चार यानी कि कैरेक्टर, और कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी कि पूरा पूरा कोई नाम जो होता है ना वो कैरेक्टर स्ट्रिंग कहलाता है। ch is a predefined non-standard function that is defined in conio.header file. It is mostly used to hold the screen until the user passes a single value to exit from the console screen, which value is not displayed on the screen. Okay, तो getch जो होता है वो एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, पर ये पहले से डिफाइन होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसका मतलब जो है, इसका मीनिंग है, वो आपके कंपाइलर को पता होता है। तो आपको बस इसको सिंपली अपने कोड में लिखना होता है, तो वो उसको अपने आप ही रन कर लेता है। और इसको रन कराने के लिए आपको conio.h हेडर फाइल पहले से उसमें इंक्लूड करानी होगी। हैशटैग इंक्लूड जब हम studio.h लिखते हैं वहां पर ही उसके नीचे वाली लाइन में हम conio.h भी लिखते हैं। और आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम नहीं बनवा रही हूँ तो आप प्रोग्राम नहीं बनाते, सभी लोग प्रोग्राम बना लेते होंगे। तो उसमें गेट ch जो होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, राइट। गेट ch जो होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और ये क्यों लिखा जाता है? गेट ch जो वैल्यू है ना वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। अब आपने अपना कोई भी प्रोग्राम कोड बनाया, ओके, उसमें सपोज कीजिए हमने भी तक किया सर्कल ही बनाया, हमने बनाया, ओके, आपने उसमें रेडियस डाली, फिर एरिया आ गया। अभी अगर हम गेट ch नहीं लिखेंगे ना तो वो बिना एरिया आने के बाद वो जो आउटपुट स्क्रीन है आपकी वो एग्जिट हो जाएगी, बिना कोई की डाले ही वो एग्जिट हो जाएगी, वो उसको रन कराने के तुरंत बाद ही एग्जिट हो जाएगा। बट आप जब गेट ch यूज करते हैं ना तो उसमें वो आउटपुट स्क्रीन जो है वो आप जब तक कोई की नहीं प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, वो आउटपुट स्क्रीन जो है वो जाएगी नहीं। आउटपुट स्क्रीन जो है वो आपको विजिबल होती रहेगी, ताकि आप अपना एरिया ढंग से देख लें, आप उसको एकदम सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ इसका यही एरिया आएगा, है ना, कि कहीं कोई एरर तो नहीं आएगी। उसके लिए आपको उसको पहले थोड़ी देर देखना होगा ना, तभी तो आप ये देख सकते हो कि हाँ सही आया है या नहीं आया। तो उसके लिए ही गेट ch हम यूज करते हैं वो, और जो की हम प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड से वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती। इसकी ये एक बहुत अच्छी बात है कि गेट ch जब हम डालते हैं तो जो वैल्यू होती है ना वो आपकी स्क्रीन पे शो नहीं करती। Now getch is also a non-standard type of function that is present in the conio.h file। ये भी इसी फाइल में होता है। It is capable of reading one character given from keyboard and displaying it immediately on the output screen without the character having to wait for the enter key। Now getch भी getch की तरह ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है। getch जो होता है उसमें जो आप की एंटर करते हैं, प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, वो जो होती है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होती। बट वेन वी आर डीलिंग विद गेट ch तब आपकी एक जो की है, एक ही की, एक ही कैरेक्टर, आप चाहे आपने कुछ भी डाला है, वो नंबर्स में डाला है, ऑपरेटर्स में से डाला है, या आपने अल्फाबेट्स में से डाला है, पर एक ही की वो आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो जाएगी, और आपका जो आउटपुट विंडो है वो भी खत्म हो जाएगी। आउटपुट स्क्रीन जो है वो गायब भी हो जाएगी, और वो जो स्क्रीन पर दिख भी जाएगी वो, ठीक है।
Both can be written at the end of the program or it can be used to print values on the console screen. आप इनको एंड में भी लिख सकते हैं प्रोग्राम के, वही अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए, और आप इससे दूसरी वैल्यूज भी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसका यूज मैं आपको जब प्रोग्राम बनाएंगे ना, किस तरीके से आप इससे अपनी स्क्रीन पे आप वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं तब बताऊंगी, है ना। आप इसको बस ऐसे ही लिखेंगे ना, गेट सी एच इस तरीके से ब्रैकेट्स में और इसके बाद एक सेमीकोलन, दोनों में लगाकर आप इनको यूज कर सकते हैं सिंपली। बट और क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया था ना, आप इसको प्रिंट करवाने के लिए, वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, वो मैं आपको प्रोग्राम में ही बताऊंगी, ठीक है, उसमें ज्यादा आसान। पर पता है इसमें जो मेजर डिफरेंस है ना, वो यही है, गेट सी एच और गेट सी एच में मेजर डिफरेंस जो है वो सिर्फ इतना है कि गेट सी एच भी और गेट सी एच ई भी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करती है, बट जो गेट सी एच होता है वो कोई भी की आपको शो नहीं कराएगा आउटपुट स्क्रीन पे। वहीं अगर हम गेट सी एच की बात करें तो जो आप की डालेंगे वो उसको स्क्रीन पे शो करा देगा। Now get char and put char. Get char is a function in C programming language that reads a single character from the standard input stream, stdion regardless of what it is, and returns it to the program. It is most basic input function in C. It is included in the studio.h header file. ठीक है, अभी जो गेट सी एच आ रहे हैं ये भी गेट सी एच की तरह ही है, पर लेकिन ये आपकी स्टैंडर्ड फाइल में आ जाता है, स्टूडियो में आ जाता है। इसके लिए आपको अलग से कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है, पर ये भी एक ही की के लिए यूज होता है, और इससे आप जो भी वैल्यू डालते हैं ना वो आपके प्रोग्राम में रिटर्न हो जाती है। और पुट सी एच ए आर जो होता है वो जो आपने गेट सी एच ए आर से वैल्यू डाली है ना, एक कैरेक्टर डाला है, वो उसको प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। और आप इन दोनों को भी सिंपली गेट सी एच आर एंड पुट सी एच ए आर की तरह यूज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो गेट सी एच जो होता है वो एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, गेट सी एच ए आर जो होता है वो एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। दोनों का काम यही है, क्या है, कोई भी स्क्रीन पे कोई भी वैल्यू पुट करवाना, है ना। पर लेकिन जब आप गेट सी एच या गेट सी एच ए आर लिखेंगे तब वो प्रिंट नहीं होगा, जब आप गेट सी एच ई या पुट सी एच ए आर लिखेंगे तब जाके वो प्रिंट होगा। Concept of header files. In C language, header files contain the set of predefined standard library functions. You can request to use a header file in your program by including it to the C pre-processing directive #include. All the header files have .h extension. By including a header file, we can use its content in our program. Pre-existing header files, files which are already available in C compiler, we just need to import them. User-defined header file. These files are defined by the user and can be imported using #include filename.h. ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स में जो है ना कुछ पहले से ही डिफाइन किए हुए फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप scanf, printf, getch ये सब फंक्शंस हैं जो कि लाइब्रेरीज में है, हेडर फाइल्स में है, और आप उन हेडर फाइल्स को रिक्वेस्ट करा के अपने प्रोग्राम में लेकर आ सकते हैं, और फिर उन लाइब्रेरीज में जो फंक्शंस हैं आप उनको यूज भी कर सकते हैं। बट आपको वो हेडर फाइल्स उसमें इंक्लूड करानी होंगी, आप तभी उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। और वो आप इस तरीके से #include और अपनी हेडर फाइल का आप नाम लिख दीजिए, और वो आपकी हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी, और उसमें से जितने भी फंक्शंस हैं आप अपने प्रोग्राम में उन्हें यूज कर सकते हैं। ओके, कोई एरर नहीं शो होगी। पर लेकिन अगर आपने कोई फंक्शन यूज करा है और आपने उसकी हेडर फाइल डिक्लेयर नहीं करी है, इंक्लूड नहीं करी है प्रोग्राम में, then you are going to face an error. ओके, प्रोटोटाइप होना चाहिए, ये एरर आएगा। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं। प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स वो हेडर फाइल्स होती हैं जो आपके सी कंपाइलर में पहले से ही है, बस आपको उनको इंपोर्ट कराना होता है #include, और जो आपका लेस देन वाला सिंबल होता है उसके अंदर आप अपनी फाइल का नाम लिखेंगे और .h एक्सटेंशन भी डालेंगे, और उसके बाद ग्रेटर देन। फिर उसके बाद यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स वो होते हैं जो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं अपनी
हमें अगर कोई फंक्शन हमारे क्या बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स में नहीं मिला तो हमको उनको यूज करना है, तो फिर हमको अपनी एक हेडर फाइल वहां पे डिफाइन करनी होगी। और जब हम अपनी कोई हेडर फाइल इंपोर्ट कराते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ये जो फाइल नेम है ना, हम लोग इनको इन कॉमाज में लिखते हैं, ब्रेसेस में लिखते हैं। पर लेकिन अब अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग फाइल है तो उनको हम लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर इंक्लूड कराते हैं। कुछ हेडर फाइल्स हैं stdio, ये इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए हैं। स्ट्रिंग चीजों को यूज करने के लिए है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैथ जो है वो मैथ वाले फंक्शंस के लिए है। कॉन्यू वही गेट ch और गेट ch नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस को यूज करने के लिए। और टाइम जो होता है वो टाइम क्लॉक इन सबसे रिलेटेड चीजें दिखाने के लिए है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, code that we write is translated into object code by the compiler, right? But before being compiled, the code is passed through the C preprocessor. The preprocessor scans the whole source code and modifies it, which is given to the compiler. कोड जो होता है, जो भी हम लिखते हैं, वो ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइलर के द्वारा बनाया जाता है, राइट? हम तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, फिर उसको रन कराना वो तो काम कंपाइलर का होता है। पर लेकिन उससे भी पहले जो कोड होता है वो सी प्री प्रोसेसर के पास जाता है। जो सी प्री प्रोसेसर होता है वो पूरे कोड को स्कैन करता है और फिर उसको मॉडिफाई करता है, राइट, विच इज गिवन टू द कंपाइलर। फिर वो उसके बाद उसको कंपाइलर को दे देता है, यानी कि पहले सोर्स कोड प्री प्रोसेसर के पास जाता है, फिर वो कंपाइलर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है, वो कंपाइलर से पहले आपके सोर्स कोड को प्रोसेस करता है। The line starting with hashtag are known as preprocessor directive. कोई भी लाइन अगर हैशटैग से स्टार्ट होती है तो उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। When the preprocessor finds a line starting with the hashtag, it considers it as a command for itself and works accordingly. All the directives are executed by the preprocessor and the compiler does not receive any line starting with hashtag. गॉट दैट? तो जो लाइन कोई भी हैशटैग से स्टार्ट होती है उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। और जब प्री प्रोसेसर कोई भी लाइन को हैशटैग से स्टार्ट करते हुए देखता है तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए एक कमांड है और वो उसको फॉलो करना चाहता है। चाहता है नहीं, करता ही, करना पड़ता है उसको। और उस कमांड के हिसाब से ही वो वर्क करता है। जैसे कि हैशटैग studio.h जब हम इसमें इंक्लूड, यानी कि उसमें वो हमें फाइल इंक्लूड करनी है। हैशटैग डिफाइन, यानी कि हमें कुछ डिफाइन करना है, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, इंक्लूड और डिफाइन के बारे में। तो और जो डायरेक्टिव होती है फिर वो एग्जीक्यूट हो जाती है प्री प्रोसेस के द्वारा। तो जो कंपाइलर होता है वो कोई भी लाइन जो हैशटैग से स्टार्ट होती है उसको रिसीव ही नहीं करता, क्योंकि वो पहले से एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। समझ आया? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर क्या होता है? जो कि प्रोसेसर सॉरी जो आपके कोड को कंपाइलर से पहले प्रोसेस करता है, और अगर उसमें उसको कोई हैशटैग वाली लाइन दिखाई देती है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है, वो उसको अपने लिए एक कमांड की तरह लेता है, उसको प्रोसेस कर देता है ताकि आप अपना कोड अच्छे से रन करा सकें। और जो आपका कंपाइलर होता है वो कोई भी लाइन जो हैशटैग से स्टार्ट होती है फिर उसको वो मिल ही नहीं पाती, क्योंकि वो पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। हैशटैग इंक्लूड, ये जो प्री प्रोसेसर होता है, ये वाला प्री प्रोसेसर वो हेडर फाइल्स को आपकी करंट फाइल में इंक्लूड कराने के लिए यूज किया जाता है, राइट? तो हेडर फाइल्स में जो भी कोड होता है वो वाला कोड जो होता है वो आपकी करंट फाइल में पेस्ट करा देते हैं, ताकि आप जो हेडर फाइल्स के फंक्शंस हैं उनको यूज करा सकें। और अगर आपने कोई भी फंक्शन ऐसा लिख दिया जिसकी हेडर फाइल आपने इंक्लूड नहीं कराई है अपने कोड में, तो क्या होगा? एरर शो होगा, राइट? नाउ डिफाइन, डिफाइन को मैक्रोज भी कहते हैं। जो मैक्रो होता है वो एक कोड का सेगमेंट होता है जो कि विच इज रिप्लेस बाय द वैल्यू मैक्रो। वो मैक्रो की वैल्यू से रिप्लेस करा दिया जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी कि मैक्रो जो है एक नाम है, मैक्रो एक नाम है जो कि उसकी वैल्यू से रिप्लेस करा दिया जाता है। मैक्रो डिफाइंड बाय हैशटैग डिफाइन डायरेक्टिव। तो हैशटैग डिफाइन डायरेक्टिव को यूज करके हम मैक्रो को डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो में क्या होता है, हम न्यूमेरिक कांस्टेंट से वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि आपको अपने एरिया ऑफ सर्कल में हमने डिफाइन किया था ना पाई की वैल्यू, तो हैशटैग डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14। तो हमने जो मैक्रो है पाई, उसको पाई की मैक्रो की वैल्यू से एक्सचेंज करवा दिया, राइट?
तो अब आपको मैक्रो की वैल्यू नहीं लिखनी होगी, आपको खाली सेगमेंट लिख देना होगा मैक्रो का, और आपका जो वैल्यू है वो अपने आप ही वहां आ जाएगी। और फंक्शन लाइक मैक्रो जो होता है वो एक फंक्शन कॉल की तरह होता है। फंक्शन कॉल आई विल बी गोइंग टू टीच यू इन द फंक्शन चैप्टर। राइट, फंक्शन यानी कि एक तरीके से ना आपको वो बता देता है फंक्शन के ए इज इक्वल्स टू ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन ए। इस तरीके का फंक्शन जो आपको हम यूज करते हैं मैक्रो में, उसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं या फिर फंक्शन लाइक मैक्रोस कहते हैं। राइट। तो इसी के साथ ही ये वाली भी वीडियो खत्म करते हैं। आज हमने इसमें इनपुट आउटपुट कंसोल, इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े, प्रिंटफ पढ़ा जो कि आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है, स्कैनफ पढ़ा जो कि इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है, गेट ch पढ़ा जो कि आउटपुट स्क्रीन को आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए यूज किया जाता है विदाउट शोइंग एनी की, एंड गेट ch भी कंसोल स्क्रीन को स्टॉप कराने के लिए, होल्ड कराने के लिए यूज किया जाता है, पर लेकिन उसमें जो हम की एंटर करते हैं कीबोर्ड से वो आपको शो हो जाती है। और ये दोनों गेट ch और गेट ch नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके लिए हमें conio.h हेडर फाइल यूज करनी होती है। और put char एंड get char ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, इनका भी वही गेट ch और गेट ch की तरह ही काम होता है। और हमने क्या पढ़ा था, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव्स पढ़ा और हेडर फाइल्स पढ़ी। हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनमें कोई फंक्शंस होते हैं, कोड्स होते हैं जिनको हम अपनी फाइल में यूज करना चाहते हैं। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, वो एक तरीका होता है उन फाइल्स को अपने कोड में लाने का, ताकि हम उनको प्यार से आराम से रन करा सकें। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये वाला यूनिट भी खत्म होता है। फटाफट से हम ये थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम्स भी देखेंगे। और ठीक है, फिर वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, code yourself.